Hello viewers, Assalamu alaikum. This is me Suhail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 6 दिनों से हमने एक MD-CAT के लिए एक सेशन स्टार्ट की है और इस सेशन में हम बेसिकली करते क्या हैं, पूरे एक चैप्टर की MCQs जो कंसेप्चुअल होते हैं और जो लॉजिकल MCQs होते हैं वो 60 से 70 हम उठा लेते हैं डिफरेंट पास्ट पेपर से, डिफरेंट टेक्स्ट बुक से कि MD-CAT के स्टूडेंट के लिए हम आसानी पैदा करें उनका, क्योंकि टाइम कम रह रहा है। सो हम ये कोशिश करते हैं कि हम 25-30 मिनट में एक वीडियो रिकॉर्ड करें पूरे चैप्टर का और इसमें जितने भी कंसेप्चुअल और लॉजिकल MCQs होते हैं हम उन्हें सॉल्व करते हैं। और ये हमने क्यों सोचा, क्योंकि हमने यही बेहतर जाना और बेहतर जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने ही भी हमें ये रिक्वेस्ट की कि सर आप पूरे चैप्टर की MCQs हमें एक वीडियो में दें ताकि हमारा टाइम भी बच सके और रिवीजन भी जल्दी से जल्दी हो सके। तो पिछले 6 दिनों से हम 6 चैप्टर रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए, ज़रूर वहाँ पे देखिए। इंशाल्लाह आपको 30 मिनट में आप लोग की पूरी चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ में जो कंसेप्चुअल MCQs है, जो PMC के पास पेपर से मुख्तलिफ प्रोविंसेस के टेक्स्ट बुक्स हैं, ये MCQs उठाए हैं। सो ये आप लोग के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे और इंशाल्लाह उम्मीद से मैं कह सकता हूँ कि आप लोग जब ये सारा करेंगे तो 80% जो आपका चैप्टर होगा वो आप लोग का कवर हो जाएगा। सो हमारे 6 चैप्टर हो गए हैं जो बड़े मेन चैप्टर हैं जो MD-CAT में जो वो है कोर्स है उसमें इन्वॉल्व है। आज हम अपने 7 चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। चैप्टर का हमारे पास नाम है डाइजेशन। अब इस वीडियो में जब हम पार्ट 1 रिकॉर्ड करेंगे 20 मिनट तक की वीडियो होगी ऑलमोस्ट, और इंशाल्लाह जो पार्ट 2 होगा वो आप लोग को शाम तक मिल जाएगा। सो हम 2 वीडियो रिकॉर्ड करेंगे रोज़, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। सो आइए चलते हैं अपने MCQs की तरफ। कहते हैं कि डाइजेशन बिगिन इन माउथ एंड कंप्लीटेड इन। कई ये जो डाइजेशन प्रोसेस हैं ये हमारे पास कहाँ पर शुरू होती है, माउथ में शुरू होती है और कंप्लीट कहाँ पर होती है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ऑप्शन हमारे पास है ए स्टमक है, बी स्मॉल इंटेस्टाइन है, सी जो है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेटा अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती ये कर लेते हैं कि स्टमक तो सही है, स्टमक को तो छोड़ दिया उन्होंने, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी छोड़ देते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को क्लिक करते हैं कि यार जो डाइजेशन है वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में होती हैं, उसके बाद फिर फिसिस में कन्वर्ट होती हैं जो वेस्ट मटेरियल होती है, और जो प्रोडक्ट होती है यानी जो वेस्ट मटेरियल नहीं होती वो ब्लड में चली जाती हैं। तो ये आप गलत कर देते हो। अक्सर स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन को क्लिक करते हैं और फिर बड़े खुश भी होते हैं कि हम क्या किया, हमने MCQ सही किया, लेकिन वो बेसिकली गलत करते हैं। तो बेटा याद रखिए कि ये जो डाइजेशन है ये मुंह से स्टार्ट होती है और कंप्लीट कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कोई फूड की, किसी भी फूड की क्या होती है, डाइजेशन नहीं होती। अच्छा बेटा दूसरी बात ये कि हम जो MCQs करेंगे 60 to 70 प्लस, अभी ये जो ए पार्ट है पार्ट 1 है, इसमें हम 30-35 MCQs करेंगे और पार्ट 2 में भी 30-35 करेंगे। जो रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो रिजेम्बलेंस रखती होगी, वो उन MCQs को हम आप लोग को ज़बानी बताया करेंगे, क्योंकि टाइम हम नहीं लेना चाहते आपका। जितने कम टाइम में जितना ज़्यादा करवा सकें हम उतनी ही कोशिश करेंगे। सो जो चीज़ें रिजेम्बल करती होगी वो मैं आप लोग को डायरेक्ट यहीं पर बताऊँगा। अच्छा ये हो गया। दूसरा है हमारे पास द सॉलिड डाइजेस्टिव आर्गन इज़, जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, डाइजेस्टिव आर्गन्स तो हमारे पास होते हैं, डाइजेस्टिव आर्गन्स आपस में मिलकर सिस्टम बनाता है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम। आप कहते हैं कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सॉलिड आर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन है लिवर, बी हमारे पास पैंक्रियास, सी हमारे पास प्लेन और डी हमारे पास बोथ ए एंड बी। आप लोग की बुक में नोट की लिखा है कि लीवर जो है ये सॉलिड आर्गन है और अक्सर स्टूडेंट इसी को सही क्लिक करते हैं, लेकिन MCQs आप लोग का फिर भी गलत हो जाता है। वो क्यों कि इस लीवर के साथ साथ पेंक्रियाज भी है हमारे पास क्या है, सॉलिड डाइजेस्टिव आर्गन है। सो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो बोथ ए एंड बी, मीन्स पेंक्रियाज एज वेल एज द लीवर्स आर द सॉलिड डाइजेस्टिव आर्गन्स। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द मेस्टिकेशन डिपेंड्स ऑन, ए ऑप्शन है मेस्टर, बी हमारे पास टेम्पोरल, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास टीथ। अब यहाँ पर 2 MCQs है। पहले तो मैंने पूछा कि मेस्टिकेशन डिपेंड्स ऑन, कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लेकिन इससे पहले मैं एक और MCQs बताता हूँ कि ये मेस्टिकेशन कौन सा प्रोसेस होता है। अगर आप लोग उससे MCQs में पूछे कि मेस्टिकेशन इज़ अ प्रोसेस, ऑप्शन दिया होगा ग्राइंडिंग प्रोसेस, च्यूइंग प्रोसेस,
फलाना प्रोसेस, ये प्रोसेस सो याद रखें कि मेस्टिकेशन हमारे पास क्या है, चीविंग प्रोसेस है। क्या है? CHEWING, चीविंग प्रोसेस है हमारे पास। सही है। सो अगर MCQs में आपसे पूछे कि मेस्टिकेशन कौन सा प्रोसेस है, आप लोग का आंसर चीविंग होना चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं कि मेस्टिकेशन डिपेंड्स ऑन, ये तो एक MCQs हो गया। किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मेस्टर पे, टेम्पोरल्स पे, टीथ पे, या नन ऑफ दिस या बोथ ऑफ दिस। तो ये याद रखिए कि जो हमारे पास मेस्टर्स होते हैं और टेम्पोरल्स होते हैं, ये बड़े बड़े मसल होते हैं जो किस चीज़ पे, जो मेस्टिकेशन डिपेंड करता है दोनों मसल पे, यानी मेस्टर पे भी डिपेंड करता है और टेम्पोरल्स पे भी डिपेंड करता है। सो आपका ऑप्शन बहुत सही है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट पे। मेस्टिकेशन काजेज एक्सोक्राइन ग्लैंड टू प्रोड्यूस। अब मेस्टिकेशन का क्या रोल होता है? वो काज करता है कि किस चीज़ को, एक्सोक्राइन ग्लैंड को कहते हैं कि यार आप लोग प्रोड्यूस करें। क्या चीज़ प्रोड्यूस करें? ए ऑप्शन सलाइवा, बी हमारे पास एमाइलेज, सी लाइपेज, डी हमारे पास प्रोटीएज। अब ये जो है ये तीनों तो हमारे पास क्या है, ये तो एंजाइम्स है। लेकिन मेस्टिकेशन क्या करते हैं, वो एक्सोक्राइन को ग्लैंड को कहते हैं कि यार आप लोग सलाइवा प्रोड्यूस करें। क्या आपका ऑप्शन क्या होगा कि द फंक्शन या द रोल ऑफ मेस्टिकेशन इज टू प्रोड्यूस क्या सलाइवा, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड को कहते हैं कि आप लोग क्या करें, सलाइवा प्रोड्यूस करें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम्स ऑफ सलाइवा विच स्टार्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर। वो एंजाइम, सलाइवा के वो एंजाइम जो डाइजेशन करती है किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स की। ए ऑप्शन सिलाइवरी एमाइलेज, बी हमारे पास है सिलाइवरी प्रोटीएज, सी से सिलाइवरी लाइपेज, डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो बेटा याद रखिए कि वो एंजाइम, सलाइवा के वो एंजाइम जो क्या करती है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करती है, वो हमारे पास कौन सी है, सिलाइवरी अमाइलेज है। सिलाइवरी लाइपेज और सिलाइवरी प्रोटीएज नहीं है, बल्कि ए ऑप्शन जो सिलाइवरी अमाइलेज है ये क्या करती है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, इन माउथ देयर इज नो डाइजेशन ऑफ। माउथ में किस चीज़ की डाइजेशन नहीं होती? ए ऑप्शन प्रोटीन है, बी हमारे पास फैट, सी कार्बोहाइड्रेट। सही ऑप्शन तो मैं भूल ही गया हूँ, डी हमारे पास बोथ ए एंड बी। सो आप लोग का जो सही आंसर है वो बोथ ए एंड बी है। यानी अगर आप जो एग्जामिनर पूछते हैं कि माउथ में किस चीज़ की डाइजेशन नहीं होती, तो बेटा याद रखें हमेशा कि माउथ में प्रोटीन और फैट्स की डाइजेशन नहीं होती। प्रोटीन एंड फैट्स बोथ ए एंड बी ऑप्शन विल बी करेक्टेड एंड यू विल गेट वन मार्क। फिर कहते हैं बोलस ट्रेवल टू द एसोफेगस बाय। ए ऑप्शन रिफ्लेक्सेशन, बी हमारे पास ग्रेविटी, सी वाटर, डी बोथ ए एंड बी। बोलस जो होता है, जो कम्पैक्ट फूड, जो हम फूड लेते हैं, सलाइवा का वो क्या काम करते हैं कि बोलस बनाए, उस फूड से एक कम्पैक्ट फूड बनाए जिसको हम बोलस कहते हैं। उस कम्पैक्ट फूड का नाम क्या होता है, बोलस। ये आप लोग का MCQ है कि अगर आपसे पूछे कि कम्पैक्ट फूड जो होता है उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, कायम कहते हैं, क्या कहते हैं, सो आप लोग का ऑप्शन बोलस होगा। अब ये कहते हैं कि यार ये जो बोलस होता है ये जो ट्रेवल्स करता है टू दी एसोफेगस, यानी मुंह पे तो हम खुराक ले लेते हैं, उसके बाद बोलस बन जाता है, बोलस से फिर एसोफेगस की तरफ जाते हैं। किस चीज़ के थ्रू जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जाते हैं या ग्रेविटी के थ्रू मूव करती है या बोथ या वाटर पे। तो बेटा याद रखें कि ये बोथ एंड बी ऑप्शन आपका सही है। ये जो फूड आगे जाता है माउथ से एसोफेगस की तरफ जाता है, ये विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन एज वेल एज ग्रेविटी। ग्रेविटी आप लोग जानते हैं क्या होती है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटी। सही है, वो मैं डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो जो ग्रेविटी होती है, फॉर एग्जांपल अर्थ की ग्रेविटी आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ज़मीन अपनी तरफ की जो चीज़ें होती है वो क्या करती है, अपनी तरफ खींचते ही या कशिश होती है, सो वो ग्रेविटी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द वाल्व प्रेजेंट इन एसोफेगस एंड स्टमक इज, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, अक्सर जगहों पर आया है। ए ऑप्शन है कार्डियक स्फिंक्टर, बी हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर, सी हमारे पास इलोसिकल स्फिंक्टर, डी हमारे पास नन। तो बेटा ये एक MCQs नहीं है, यहाँ पर 3 MCQs छुपे हुए हैं और मैं अभी आप लोग को बताऊंगा, 1 मिनट में 3 कराऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि आप वीडियो लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं आप लोग को बताऊंगा। वो ज़बानी में बताऊंगा। अब 3 MCQs कैसे बनते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं 1 मिनट में मैं करवाता हूँ। आइए, पहले क्वेश्चन है कि वाल्व प्रेजेंट इन एसोफेगस एंड स्टमक इज, यानी जो एसोफेगस और स्टमक के बीच वाल्व लगा होता है, जो फूड पास होती है फ्रॉम एसोफेगस टू द स्टमक, उस वाल्व का नाम क्या है?
ए ऑप्शन कार्डियक, बी हमारे पास पाइलोरिक, सी हमारे पास इलोसिकल स्फिनिस्टर, डी हमारे पास नन। तो बेटा याद रखिए कि जो हमारे पास एसोफेगस और स्टमक के बीच क्या होती है, वाल होती है, वो हमारे पास कार्डियक स्फिनिस्टर उसे कहते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है यहाँ पर कि अगर आपसे पूछे दीवार प्रेजेंट इन एसोफेगस की जगह पहले आ जाए स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, मीन दीवार प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइनिस, फिर आपका ऑप्शन होगा बी पाइलोरिक स्फिनिस्टर, यानी जो स्टमक और साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच जो वाल्व आता है उस वाल्व को पाइलोरिक स्फिनिस्टर कहते हैं। तीसरा एमसीक्यूज, अगर आपसे पूछे कि दीवार प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वो वाल्व जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच आता है उसको क्या कहते हैं, वो फिर हमारे पास है इलोसिकल वाल्व। सही है, 3 एमसीक्यूज आपके हो गए। इफ एग्जामिनर में आस्क यू दैट द वाल्व प्रेजेंट इन esophagus and stomach is, your option will be cardiac sphincter, while if he ask you that the valve present in stomach and small intestine, your option will be pyloric sphincter. If the examiner may ask you that the valve between या the valve in the valve present in small intestine and large intestine is, your answer will be ileocecal valve, यानी सी ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द टाइम ऑफ फूड टू ट्रेवल फ्रॉम माउथ टू स्टमक इज, जो हम फूड लेते हैं मुंह के जरिए खाते हैं फिर जाती है स्टमक की तरफ। अब ये कहते हैं कि मुंह से जब स्टमक तक पहुंचती है तो इस खुराक को कितना टाइम लगता है। ए ऑप्शन 2 to 4 सेकेंड, बी हमारे पास 4 to 8 सेकेंड, सी 8 to 12 सेकेंड, डी हमारे पास 12 to 16 सेकेंड। तो बेटा याद रखिए कि जो खुराक हम लेते हैं माउथ से स्टमक तक पहुंचने में कितना टाइम उसको लगता है, 4 to 8 सेकेंड, यानी 4 से 8 सेकेंड में जो खुराक हम लेते हैं वो माउथ से स्टमक तक पहुंच जाती है इजली। आगे चलते हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक इज, कहते कि जो स्टमक में डाइजेशन ऑफ फूड होती है, खुराक की जो डाइजेशन होती है उसको क्या कहते हैं, वो कौन सी डाइजेशन होती है। ए ऑप्शन फिजिकल, बी हमारे पास केमिकल, सी बोथ, डी नन। तो बेटा याद रखें हमेशा कि जो स्टमक में फूड की डाइजेशन होती है वो फिजिकल भी होती है और केमिकल होती है, यानी बोथ डाइजेशन होती है। फिर एम्प्टी स्टमक वॉल्यूम इज, ए ऑप्शन 50 मिलीलीटर, बी हमारे पास 1 लीटर, सी 4 लीटर, डी हमारे पास 100 मिलीलीटर। तो बेटा यहाँ पर फिर आप लोग को 3 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, आइए वो करवाता हूँ। वो केस है, पहले तो यह याद रखिए कि जब हम खुराक नहीं लेते यानी स्टमक एम्प्टी होती है, उनकी वॉल्यूम कितनी होती है, वो हमारे पास 50 मिलीलीटर होती है। एक एमसीक्यूज तो आपका हो गया। एम्प्टी जो स्टमक होती है, जो खुराक आपने नहीं लिया होता, एम्प्टी सुबह से भूखे पड़े होते हैं, वो स्टमक की वॉल्यूम हमारे पास 50 मिलीलीटर होती है। लेकिन जब आप लोग खुराक ले लेते हैं, जब आप लोग आफ्टर मील के बाद स्टमक की वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो आप लोग का स्टमक का वॉल्यूम 1 लीटर तक पहुंच चुका होता है। यानी जब आप लोग खुराक ले लेते हैं, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि खुराक की जब आप आफ्टर मील आपका जो स्टमक है उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाती है, 1 लीटर। सही है। और अगर ये जो 4 लीटर है आपका जो स्टमक है या जो हमारा स्टमक है, इंसानों का जो स्टमक है, वो कितने लीटर तक फैल सकता है, वो अबाउट 4 लीटर, यानी 4 लीटर वॉल्यूम तक उनकी वॉल्यूम जा सकती है। सो 3 एमसीक्यूज हो गए। एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि जब आपने खुराक नहीं लिया होता यानी एम्प्टी स्टमक आपकी होती है, वॉल्यूम कितनी होती है, 50 मिलीलीटर। जब आप खुराक ले लेते हैं यानी आफ्टर मील आपके स्टमक की वॉल्यूम कितनी हो जाती है, 1 लीटर। और तीसरा एमसीक्यूज जो है कि आपका स्टमक की वॉल्यूम कितनी तक हो सकती है, यानी कितनी कैपेसिटी है कि यार इतनी तक हो जाए तो आपकी 4 लीटर जो हमारे पास है वहाँ तक वॉल्यूम पहुँच सकती है स्टमक की। अच्छा, फिर एमसीक्यूज हैं कि पेटियल सेल जो है, पेटियल सेल सिक्रीट, ए ऑप्शन HCl, बी इंट्रांसिक फैक्टर, सी हमारे पास म्यूकस, डी बोथ ए एंड बी। तो बेटा पहले तो ये याद रखिए कि जो पेटियल सेल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 4 होते हैं वो। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं 4 एमसीक्यूज कराऊंगा, पहले वो नोट करें। जो पेटियल सेल है वो क्या सिक्रीट करते हैं,
ए ऑप्शन है HCl, बी इंट्रांसिक फैक्टर, सी म्यूकस, डी हमारे पास बोथ ए एंड बी। तो आंखें बंद करके लगाएं कि बोथ ए एंड बी, यानी पेटियल सेल जो होते हैं वो इंट्रांसिक फैक्टर की भी क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, और साथ साथ में किधर गया, हाँ ये HCl की भी सिक्रीशन करते हैं और साथ साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर की भी सिक्रीशन करते हैं पेटियल सेल्स। अगर जो म्यूकस है आप लोगों को नज़र आ रहा है, अगर आप लोगों से पूछे कि म्यूकस सेल जो हैं, सही है, म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करते हैं, वो हमारे पास म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये आप लोग का दूसरा MCQ हो गया। अभी अगर आप लोगों से पूछे कि तीसरा जो सेल है हमारे पास, जिसे हम चीफ सेल कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा, चीफ सेल जो हमारे पास होती है वो सिक्रीशन करती है किस चीज़ की, पेप्सिनोजिन की। चीफ सेल सिक्रीशन करते हैं पेप्सिनोजिन की। ये 3 MCQs आपके हो गए। चौथा MCQ जो आप लोगों के पास है, जो हार्मोनल सेल्स है, यानी जो हार्मोन के सेल्स है, वो किस चीज़ की सिक्रीशन करते हैं, वो गेस्ट्रोजिन की सिक्रीशन करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिर्फ ऑप्शन लिख देता हूँ। जो हमारे पास क्या चीफ सेल है हमारे पास, वो पेप्सिनोजिन की सिक्रीशन करते हैं। और अगर आप लोगों से हार्मोन की सेल के बारे में पूछे कि वो किस चीज़ की सिक्रीशन करते हैं, वो हमारे पास गेस्ट्रोजिन की सिक्रीशन करते हैं, गेस्ट्रोजिन। तो एक MCQ से बेटा आप लोग के 4 MCQs हो गए हैं। अगर आप लोग इस तरह पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं कह सकता हूं कि 80% पेपर जो आप लोग का होगा, 80% जो MCQs होंगे वो यहीं से आएंगे। सो आप लोग जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो, बायो की बुक उठा लें, रीडिंग ज़्यादा करें। रीडिंग जितनी ज़्यादा करोगे, टेस्ट के दिन सब कुछ आपको आता होगा। आप लोग सिर्फ MCQ को देखेंगे, आप लोग को सही ऑप्शन का टिक, सही ऑप्शन के पता चल जाएगा कि यार ये सही है, ये गलत है, सही है। सो बायो इंतहाई सिंपल होती है टेस्ट में, लेकिन शर्त ये है कि अगर आप लोग की रीडिंग ज़्यादा होगी और अगर आप लोगों ने ये MCQs किए होंगे तो इंशाल्लाह आप लोग 80% ईजिली आप लोग पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये आप लोग के 4 MCQs हो गए। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द ड्रग्स विच आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक टू ब्लड आर, वो ड्रग्स बताएं जो स्टमक से अब्जॉर्ब होती हैं किस चीज़ में, टू दी ब्लड। ए ऑप्शन आयरन, बी एस्पिरिन, सी हमारे पास इथेनॉल, डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो बेटा याद रखें कि ये ऑल ऑफ दिस सही है। जो हमारे स्टमक से ब्लड में जो ड्रग्स क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उनमें आयरन भी है, उसमें एस्पिरिन भी है और इसमें हमारे पास इथेनॉल भी है। ये हो गए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा शहजादों और शहजादियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। कहते हैं कि ड्यूडिनम लेंथ इज़, ये जो हमारे पास इंटेस्टाइन के वो हैं, हम ड्यूडिनम है पार्ट से, फिर जेजेनम है, एलियम है, वो कहते हैं कि इनकी लेंथ कितनी है ड्यूडिनम की। ए ऑप्शन 10 इंचेस, बी हमारे पास 4-7 फीट, सी हमारे पास 7-5 फीट, डी हमारे पास 17 फीट और ई हमारे पास 5 फीट। बेटा तो ये एक MCQs नहीं है, यहाँ पर 5 MCQs हैं और आप लोग को भी नज़र आ रहे हैं, मुझे भी नज़र आ रहे हैं। वो कैसे 1 मिनट में 5 MCQs करते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा था कि वीडियो लास्ट तक देखिए। इंशाल्लाह एक MCQ भी जो कंसेप्चुअल होगा या जो लॉजिकल होगा या जो रटने वाली बात होगी वो मैं मिस नहीं करूँगा। सो आइए वो 5 MCQ करते हैं 1 मिनट में। पहले तो ये याद रखिए कि जो ड्यूडिनम की लेंथ हमारे पास होती है वो 10 इंचेस होती है। ड्यूडिनम की लेंथ कितनी होती है हमारे पास, 10 इंचेस। अब ये जो 4-7 फीट है ये किस चीज़ की लेंथ है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि जेजेनम की जो दूसरी वो है पार्ट है इंटेस्टाइन की स्मॉल की, उनकी वो लेंथ कितनी है, वो हमारे पास 4-7 फीट है। ड्यूडिनम की लेंथ हमारे पास 10 इंचेस और जेजेनम की जो वो लेंथ है हमारे पास 4-7 फीट है। अब ये 7-5 फीट क्या चीज़ है बेटा, ये जो थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिन्हें हम इलियम कहते हैं, इलियम की जो हमारे पास लेंथ है वो 7-5 फीट है और हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनकी 17 फीट है। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं तो कि लार्ज इंटेस्टाइन की हमारे पास लेंथ कितनी है, वो हमारे पास 5 फीट है। 5 MCQs आपके हो गए। कैसे, अगर आपसे ड्यूडिनम का पूछते हैं कि लेंथ क्या है, 10 इंचेस है हमारे पास। जेजेनम का पूछते हैं तो 4-7-5 फीट है लेंथ हमारे पास।
इलियम का पूछते हैं तो 7 to 5 फीट है हमारे पास। स्मॉल इंटेस्टाइन का पूछते हैं तो 17 फीट है लेंथ हमारे पास। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन का पूछते हैं तो हमारे पास जो लेंथ है वो 5 फीट है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन स्मॉल इंटेस्टाइन पेप्टाइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टाइड्स होते हैं वो किस चीज़ में ब्रोक होते हैं? ए ऑप्शन अमाइनो एसिड, बी ग्लूकोज, सी फैटी एसिड, डी हमारे पास फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, डी हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो बेटा याद रखिएगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टाइड्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है किस चीज़ में? अमाइनो एसिड्स में। फिर चलते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड्स किसकी ब्रेक डाउन किस चीज़ में होती है? अमाइनो एसिड, बी हमारे पास ग्लूकोज, सी हमारे पास फैटी एसिड्स और डी हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो बेटा याद रखिए कि जो लिपिड्स की वो होती है ब्रेक डाउन होती है वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में होती है। यहाँ पर एक दूसरा एमसीक्यू छुपा हुआ है, क्या ये ग्लूकोज क्या चीज़ है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू, तो फिर आप लोग का ऑप्शन ग्लूकोज होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे पास पेप्टाइड्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है किस चीज़ में? प्रोटीन्स में हमारे पास होती है, सही है, अमाइनो एसिड में हमारे पास होती है। जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिपिड्स है उनकी ब्रेकडाउन फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होती है उनकी जो ब्रेकडाउन होती है वो किस चीज़ में होती है? वो ग्लूकोज में होती है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन स्मॉल इंटेस्टाइन द काइम इज मिक्स्ड विद, मैंने बताया था कि जब पहले हम खुराक लेते हैं तो वो हमारे पास बोलस की फॉर्म में बन जाता है, कम्पैक्ट फूड बन जाता है हमारे पास टंग में, उनको क्या नाम देते हैं? बोलस। अब बोलस जब स्टमक में चले जाती है तो उनका नाम चेंज हो जाता है, उनका नाम हो जाता है कायम। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन फिर वो कायम चला जाता है किसी स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहते हैं कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन द कायम इज मिक्स्ड विद ए ऑप्शन बाइल फ्रॉम लीवर, माल्टेज फ्रॉम लीवर, लेक्टोज फ्रॉम लीवर या सक्रोज फ्रॉम लीवर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कायम होता है वो मिल जाता है किस के साथ? बाइल फ्रॉम लीवर के साथ। लीवर का जो काम होता है कि बाइल की सिक्रेशन करे, वो बाइल से क्या होती है? मिल जाता है कायम। स्टमक, अच्छा ये यहाँ पर मैंने नोट भी किया है, इन स्टमक बोलस इज कन्वर्टेड इनटू, स्टमक में जो बोलस होती है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होती है? कायम, बोलस, वाटरी मिक्सर, या डी आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं फीसेज, सही है। सो आप लोग का ऑप्शन सही होगा कायम, कि जब स्टमक में जो बोलस पहुंच जाता है तो फिर वो बोलस नहीं रहता बल्कि उसको दूसरा नाम देते हैं, उन्हें कायम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे पास डायमीटर क्या है? ये तो लेंथ में पूछा है, फीट वगैरह में वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन थी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये फीट में आप लोगों से पूछा है। अगर डायमीटर आप लोगों से पूछे, ये तो लेंथ है बेसिकली, अगर डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आपसे पूछते हैं तो आपका ऑप्शन 3 to 4 सेंटीमीटर है। ये रटने वाली बातें हैं, याद रखने वाली बातें हैं, सो ये याद रखें, इस पर कोई लॉजिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। सो डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास कितनी है? 3 to 4 सेंटीमीटर। और अगर इसी तरह आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज करते हैं, डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह आपको देते हैं कि डायमीटर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, फिर हमारे पास 9 to 12 सेंटीमीटर है। स्मॉल इंटेस्टाइन की डायमीटर 3 to 4 सेंटीमीटर और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनकी डायमीटर 9 to 12 सेंटीमीटर होती है। फिर कहते हैं द डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डैश टाइम, यहाँ पर डैश लगा दें। The diameter of small intestine is dash time narrower than diameter of large intestine। जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितनी नैरो होती है, वो कितनी पतली होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन? बी हमारे पास 3 टाइम, 5 बी ऑप्शन हमारे पास 5 टाइम, सी हमारे पास 9 टाइम और डी हमारे पास 6 टाइम। तो बेटा याद रखें, हमेशा याद रखें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे पास 3 टाइम नैरोवर दे होती है किस चीज़ से? लार्ज इंटेस्टाइन से। यहाँ तक हो गई। चलते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ। द वर्ड ड्यूडिनम मीन्स, जो ड्यूडिनम है इसका मतलब क्या होता है? पहले यहाँ पर एक दूसरा एमसीक्यू याद आ गया इसी के साथ। पहले ये याद रखिए कि ड्यूडिनम कौन सा वर्ड होता है? ग्रीक वर्ड होता है, फलाना होता है, लेटन होता है, क्या होता है? ड्यूडिनम जो हमारे पास है ये लेटन वर्ड है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, सो ये याद रखिए कि ड्यूडिनम हमारे पास क्या है? लेटन वर्ड है। एक एमसीक्यूज हो गया। अब पूछते हैं कि द वर्ड ड्यूडिनम मीन्स, ड्यूडिनम जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन 12 फिंगर, बी हमारे पास 12 इंचेस, सी हमारे पास बोर्ड, डी हमारे पास नन ऑफ दिस। सो बेटा याद रखिए कि 12 फिंगर्स और 12 इंचेस एक ही चीज़ होती है जो ड्यूडिनम के मानी होती है। सो ऑप्शन सी आप लोग का सही होगा। ये वो ड्यूडिनम का क्या मतलब होता है? 12 फिंगर भी होती है और 12 इंचेस भी होती है। इसी के साथ एक दूसरा एमसीक्यूज आ गया। अगर यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि द वर्ड जेजनम मीन्स, ड्यूडिनम तो हो गई, जेजनम का क्या मतलब होता है? पहले तो ये याद रखिए कि जेजनम कौन सा वर्ड होता है? लेटिन होता है या ग्रीक होती है? जेजनम भी लेटिन वर्ड होता है। और अगर आपसे पूछे कि जेजनम का क्या मतलब होता है? जेजनम का मतलब होता है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ, जेजनम मीन्स
क्या, एम्प्टी, सही है, एम्प्टी, ये एम्प्टी हो गया। अच्छा, अब जो ईलियम है, जो थर्ड पार्ट है, अगर आपसे पूछे, खुदा ना खास्ता पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट जो ईलियम है हमारे पास, इनका बेसिक रोल क्या होता है, मेन फंक्शन ईलियम का। अक्सर जगहों पर ये आया है, ये मैंने नोट नहीं किया यहाँ पर, मैं भूल गया, लेकिन अभी बता देता हूँ कि ईलियम का जो मेन फंक्शन होता है, अक्सर जगहों पर आया है, अक्सर पास पेपर में आया है कि वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रन करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रेंट्स। सही है, ये अक्सर जगहों पर आया है, ये मस्ट याद रखें कि ईलियम का जो मेन फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो ये हमारे पास पार्ट 1 जो है हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है, इंशाल्लाह आप लोगों को 4 बजे तक मिल जाएगी, और जो पार्ट 2 है हम वो बनाएंगे और इंशाल्लाह वो कोशिश करें कि 8-9 बजे तक वो भी अपलोड करें। सो आप लोग इन्हें बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल मिस ना करें, दोबारा कह रहा हूँ, ये MCQs मस्ट करें, इंशाल्लाह 80% MCQs यहाँ से आएंगे, और साथ साथ में बुक की जो रीडिंग है वो बिल्कुल ना छोड़िए, अपने आप को धोखे में ना रखें, अपने आप को किसी गलतफहमी में ना रखें। अगर एक बार आप लोगों ने ठान ली है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेडिकल में जाना है तो आप लोगों को दिन रात एक करनी है और खूब पढ़ना है। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को मत प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।